नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 1000 करोड़ रुपए की राशि स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में ट्रांसफर की। साथ ही 202 चेक होम राशन प्लांट का भी शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री ने कन्या सुमंगला योजना के तहत भी 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को 20 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। मोदी ने कहा कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है, जहां पहले बेटियों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल कर दी गई है। लेकिन अब बता दें कि बेटियों के लिए यह उम्र 18 साल थी, लेकिन अब बेटियां भी चाहती थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई और आगे बढ़ने के लिए उन्हें समय मिले, बराबर का अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, और लेकिन किसी को इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हड़क हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। और वहीं अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर से एस्मा एक्ट लागू कर दिया है, और इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई। दरअसल अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वाले के खिलाफ कानूनी व्यवस्था के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राज्य में पहले भी कोरोना के चलते एस्मा एक्ट लागू किया जा चुका है, और बता दें कि 25 नवंबर 2020 को यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कोरोना महामारी के बीच 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया था। इस दौरान राज्य में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। एस्मा के तहत आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर ही किसी भी हड़ताल पर नहीं जा सकते। वहीं अगर कोई कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। तो वहीं बात करें अगर फोन टैपिंग विवाद के बारे में, तो फोन टैपिंग मामले में अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का एक बड़ा बयान सामने आया है। प्रियंका ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके अखिलेश यादव ने भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर फोन टैपिंग का बड़ा आरोप लगाया था। वहीं प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं से मैंने कहा था कि आप अपनी शक्ति पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री झुक रहे हैं। उन्होंने ये घोषणाएं 5 सालों में क्यों नहीं की, चुनाव से पहले क्यों कर रहे हैं? प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि यूपी की महिलाओं देख लो, आपने अंगड़ाई ली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सामने झुक गए, मगर अभी तो पत्ता हिला है।
महिला शक्ति का तूफान आने वाला है। बहनों की एकजुटता क्रांति लाएगी। मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ काम नहीं है, बताइए। टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम के अकाउंट भी हैक कर रहे हैं, तो सरकार के पास और कुछ काम नहीं है क्या? सरकार के पास और कुछ। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का स्लोगन लेकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 2022 के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के द्वारा जनपद में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में बहराइच में भी पूर्व सांसद कमांडो कमल किशोर की अगुवाई में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई। परिवर्तन यात्रा लेकर निकले कमांडो कमल किशोर का कहना है कि हम देश और प्रदेश में बदलाव लाना चाहते हैं, लिहाजा कांग्रेस की तरफ से ये परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है और इसका असर 2022 के चुनाव में देखने को जरूर मिलेगा। उद्देश्य है कि हम लोग अब की बार सरकार को बदल देंगे और ये यात्रा नहीं, ये बस नहीं है, ये गांधी है जो प्रियंका गांधी ने भेजी है। ये बस अब दर दर जाएगी, हर गांव जाएगी, हर शहर जाएगी और ये एक संदेश देगी। एक तो संदेश देंगी प्रियंका की मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। दूसरा हम ये संदेश देंगे कि अब देश की एकता और अखंडता, देश की आज़ादी में जो जिस तरह से जिस घर को तोड़ना हो आप अपने बच्चों को लड़ा दो, जिस देश को तोड़ना हो उसमें हिंदू मुसलमान कर दो, वो घर टूट जाएगा, ये देश टूट जाएगा। नहीं होने देंगे ऐसा। देखिए, मैं बहराइच तो पहले बदलना चाहता हूँ, उसके बाद उत्तर प्रदेश बदलना चाहता हूँ, देश बदलना चाहता हूँ। इट इज डिसाइडेड बाई माई लीडर। माई लीडर मीन्स आदरणीय राहुल गांधी जी एंड प्रियंका गांधी। दिस पूरे भारत इज गोइंग टू बी चेंज, देयर इज नो डाउट, और डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए। तो वहीं अब टोल टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने इस दौरान राज्य से गुजरने वाली सभी रेलवे लाइन पर डेरा डाल दिया है। इसी कारण से पंजाब से गुजरने वाली तमाम ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। कल भी कई ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी थी, तो वहीं अब कई और ट्रेनें अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई हैं। आज भी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन की कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। इस अवस्था से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस संबंध में मुरादाबाद डिवीजन उत्तर रेलवे के वरिष्ठ डीसीएम सुधीर कुमार सिंह ने यात्रियों को हो रही असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने भी बताया कि किसान प्रदर्शन की वजह से ट्रेन यातायात बाधित है। कल यानी सोमवार को 2 ट्रेनें रद्द हुई थी और आज 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। और पूर्व चेयरमैन पति ने भाजपा नेता सतीश सैनी बस पर लगाया घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप। वहीं भाजपा नेता सतीश सैनी ने उनके खिलाफ थाने में तहरीर भी दी। पूर्व चेयरमैन पति ने सतीश सैनी समेत अन्य लोगों पर घर में घुसकर अभद्रता करने का आरोप लगाया है और इस घटना को लेकर सैनी समाज के लोगों ने रोष भी व्यक्त किया। दोपहर पीछे 4:10 पर करीब वो सतीश सैनी एक लाल दरवाजा के रहने वाले हैं, वो करीब 10-15 लड़कों को लेकर के मेरे घर पर आकर के और वो गाली गलौज के बाड़ों में धक्का तोड़ फोड़, मतलब मेरी पुत्र वधू से गाली गलौज की। उनसे 200 रुपये छीन लिए। वो सब्जी मंगा रही होंगी तो उनसे 200 रुपये छीन लिए। हाथ में लग रहे लड़के अच्छा। काफ़ी फिर वो आवाज़ गालियों की सुन करके जो काफ़ी इकट्ठे लोग हो गए, तो मैं भी ऊपर से उतर जाया। 4-5 लोग मेरे साथ बैठे थे ऊपर जी। तो नीचे उतर के आए तो मुझको भी जान से मारने की धमकी वो देने लगी जी। गाली उल्टी सीधी गाली, तमंची भी थी उन पर, लाठी डंडे भी थे। अच्छा। तो किसी ने पब्लिक में से ही किसी ने फ़ोन कर दिया कोतवाली में। जी। कोतवाली समाज से SSI और वो 2-3 लोग पुलिस वाले आए। उन्होंने उनके तो वहीं बहराइच नगर कोतवाली इलाके में मछली मंडी स्थित इलेक्ट्रिक दुकान में सोमवार को देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के 1 घंटे बाद भी जब दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे तो लोगों ने डीएम से मौके की शिकायत की। डीएम की फटकार के बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। कोतवाली नगर की मछली मंडी के पास प्रशांत मिश्रा के कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक की दुकान है और जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत कई अन्य उपकरण भी
मौजूद हैं जिनकी बिक्री होती है, लेकिन सोमवार की देर शाम व्यापारी दुकान बंद कर घर चला गया। आसपास के लोगों ने दुकान से धुआं उठता देखा, जिसके बाद व्यापारी को सूचना दी गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान दमकल कर्मियों को सूचना भी दी गई, लेकिन 1 घंटे बाद भी मौके पर दमकल की कोई गाड़ी नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी तत्काल डीएम दिनेश चंद्र को दी, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर जब दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक आग पूरे दुकान में फैल चुकी थी। दुकान के भीतर रखे सिलेंडरों के दागने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। साथ ही आग बुझाने के लिए आई गाड़ी के कुछ ही देर बाद पानी खत्म होने से लोगों में आक्रोश व्यक्त हो गया। लोग हंगामा करने लगे और मौके पर मौजूद नगर मजिस्ट्रेट ज्योति राय ने लोगों को समझाकर शांत किया। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हो गया है। पानी मेरे सामने ही आग बुझाई गई है और आग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया था, क्योंकि उसका सहयोग हमारे बगल में जो ये सर्विस स्टेशन है उसके द्वारा भी आग पे काबू पाया गया है। तो चलिए इसमें जो भी दिक्कत आई है वो हम दिखवा लेंगे और भविष्य में देखेंगे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कंट्रोल में है, आग बुझ गई है और हमारी फायर ब्रिगेड थी, हमारी पूरी तीनों जो थाने हैं उसकी सारी पुलिस है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, हमारे सीओ साहब हैं, तो आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया गया है। मैं तो जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं तत्काल थी, मेरे पहले पूरी पुलिस फोर्स थी और दमकल भी मौके पे था। दमकल के द्वारा पानी बुझाया, मतलब आग बुझाई जा रही थी और उसके बाद और सुल्तानपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां युवकों ने सरकारी बियर की दुकान से बियर कैन की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यहां नशे की लत युवकों पर इस कदर हावी हो गई कि लग्जरी स्कॉर्पियो कार सवार युवकों ने नशा करने के लिए लूट की घटना को अंजाम दे डाला। लेकिन नशे में युवकों को इस बात का अंदाजा नहीं चला कि उनके द्वारा लूटी गई बियर उन्हें उसकी वजह से जेल जाना पड़ सकता है। सुल्तानपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही इस बियर कैन लूटकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही पुलिस ने लूट की घटना में प्रयोग की गई लग्जरी स्कॉर्पियो कार और लूटी गई बियर की कैन भी बरामद की। दरअसल बीते शनिवार की देर शाम को कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लूटकांड का खुलासा किया। यह लूटकांड लोरामऊ इलाके में स्थित एक सरकारी बियर की दुकान पर हुआ, जहां घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार लुटेरों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बियर लूटकांड में शामिल 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही सुल्तानपुर जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत बृजकिशोर दुबे के पुत्र सुरेश प्रताप दुबे निवासी प्रयागपुर निवासी कार्तिकेय पाठक को भी जो है उनके पुत्र कलाकार पाठक को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने लूट की घटना में इस्तेमाल की गई कार उसको भी बरामद किया है और साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की एक अदालत ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 35 वर्षीय व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी है। जिला और सत्र अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया और एक व्यक्ति पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। दरअसल विशेष न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने 18 दिसंबर को पारित आदेश में कहा गया कि आरोपी चंद्रपाल को फांसी दी जानी चाहिए। हाथरस में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में अदालत का आदेश घटना के 3.5 महीने से भी कम समय में आया। जायसवाल ने कहा कि पुलिस ने अपराध के 72 घंटों के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया था। साथ ही स्थानीय पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस पूरे मामले को पेशेवर रूप से वैज्ञानिक सबूतों के साथ आगे बढ़ाया, जिसके कारण हमने मामले में थोड़े समय में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साथ ही अधिकारी ने यह भी कहा कि परिणाम स्वरूप आरोपी के खिलाफ एक सख्त मामला अदालत में पेश किया गया, जिसने सिर्फ 3.5 महीने में ही आदेश सुना दिया। यह घटना अगस्त में हुई थी, जिसके बाद अब कार्रवाई के दौरान आरोपी को फांसी की सजा सुना दी गई है। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां शनिवार की रात महिला से मिलने आए प्रेमी की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहां भी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही महिला के 2 देवरों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हत्या में उपयोग किए गए लाठी डंडे और लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई। आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल पूरा मामला करौदी कला थाना क्षेत्र के हिंदुआबाद का है। इसी गांव का रहने वाला एक शख्स मुंबई में रहकर अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए काम करता था। वहीं मुंबई में उसकी दोस्ती बस्ती जिले के परशुराम से हुई।
जिसके बाद उसका जो दोस्त था यूनुस अक्सर ही उसके घर आता जाता था। इसी दौरान रमाशंकर की पत्नी राजकुमारी और यूनुस के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। रामशंकर मुंबई में था जब उसकी पत्नी राजकुमारी गांव आई हुई थी। शनिवार की रात को यूनुस भी बस्ती में रामशंकर की पत्नी राजकुमारी से मिलने हिंदुआबाद पहुंचा था। इस बात की जानकारी जब रामशंकर के परिजनों को हुई तो उन्होंने यूनुस को घेर लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी, डंडों और लोहे की रॉड से यूनुस पर हमला कर दिया। इस घटना में यूनुस की मौके पर ही मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नई करवट आ गई है, क्योंकि मोदी सरकार ने किसान बिल पर यू टर्न ले लिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिन राजनीतिक पार्टियों ने किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत चमकाई और गठबंधन किए, उनका आगे क्या होगा? उनकी राजनीति के साथ अब कौन सी चाल चलने वाली है? आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। राहुल जी बेहद अच्छे इंसान हैं, वे बेहद अच्छे लड़के हैं। उत्तर प्रदेश में उन्हें ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोई ज्यादा आएगा तो हमारी भी उनसे दोस्ती होगी। दो अच्छे लोग मिल जाए तो आखिर खराबी क्या है? ये कहूँगा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं वो भी। और उत्तर प्रदेश में ज्यादा आना चाहिए और ज्यादा रहना चाहिए, और जब ज्यादा कोई रहेगा तो हमारी भी दोस्ती उनसे होगी। इसमें तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति नहीं होगी किसी को भी। अच्छों की दोस्ती हो सकती है। और वो बात जो मैं कहना चाहता था वो कह दी उन्होंने कि भाई दो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या खराब है? दो अच्छे लोगों की दोस्ती को क्या खराब बात है? साल 2017 की बात है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ये बात तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए कही थी। तब नारा दिया गया था, यूपी को ये साथ पसंद है। उनके इसी बयान के बाद अखिलेश यादव की जोड़ी को यूपी के लड़के कहा जाने लगा था। दोनों की दोस्ती 2017 के शुरुआती दिनों में ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद इसमें दूरी आ गई। उस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 50 सीटों का आंकड़ा भी छू न सकी। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और अखिलेश यादव अपनी नाव पर सवार करने के लिए एक नया साथी तलाश रहे हैं, और इसके लिए वो निकल भी पड़े हैं। और उनकी ये तलाश खत्म हुई है जयंत चौधरी पर जाकर। चर्चा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अखिलेश जयंत एक साथ नजर आएंगे। हालांकि औपचारिक ऐलान होना अभी भी बाकी है, लेकिन दोनों नेताओं ने एक साथ तस्वीर ट्वीट करके इस गठबंधन की चर्चा को हवा जरूर दे दी है। अगर ऐसा हुआ तो एक बदलाव ये भी होगा कि अब अखिलेश यादव छोटे लड़के की जगह इस बार बड़े लड़के का रोल निभाएंगे। बड़ा उम्र में भी और गठबंधन में भी, सीटों के बंटवारे के मामले में भी। अब सवाल ये उठता है कि कृषि कानून पर मोदी सरकार के यू टर्न के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन क्या कामयाब हो पाएगा? क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इसका फायदा होगा और बीजेपी को इस गठबंधन से आखिर कितना नुकसान होगा? समाजवादी पार्टी के नेता और लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर पवार की अगर बात माने तो कहते हैं कि इस तरह से दोनों नेचुरल अलायंस पार्टनर हैं। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि गठबंधन तो राजनीति में फायदे के लिए ही किए जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन किसान आंदोलन की वजह से हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ये अलग बात है